नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य जिनके कंधों पे है, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्याम विहारी जायसवाल जी है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़े जिम्मेदार मंत्री हैं। खास कार्यक्रम में उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य को लेके क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ खास सरकार के द्वारा इनके द्वारा किया जा रहा है। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार अवधेश जी और पूरे बीएस टीवी परिवार को बहुत बहुत मेरे ओर से आभार। श्याम विहारी जायसवाल एक ऐसा नाम जो राजनीति में लगातार संगठन के माध्यम से सक्रिय दिखाई पड़ा। प्रदेश में स्वास्थ्य जैसे बड़े पोर्टफोलियो के साथ नवाजा गया। लगभग 2 साल की सरकार आपकी हुई, आपने 2 साल तक धरातल पर मेहनत किया। पहले दिन से और आज के दिन में कहां पाते आप अपने आप को, अपने विभाग को? इस बात की खुशी है कि स्वास्थ्य जैसा विभाग देखने को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मा दिया है। और जब मैं पहला दिन अपने मंत्रालय में वहां पदभार ग्रहण किया, उसके तत्काल बाद मैं घर आने से पहले मेकाहारा गया। वहां जाकर मुझे लगा कि मैं तो इस विभाग में अच्छा फंस गया। वहां इतनी चुनौतियां पहली दिन ही दिखी। मरीजों की अस्त व्यस्त व्यवस्था, साफ सफाई, भोजन, संसाधन की कमी। तो फिर वहां कुछ समय तक बैठा मैं और इसके बाद फिर हमने कार्ययोजना चालू किया। मुझे लगा कि पूरे प्रदेश का भ्रमण करना चाहिए। तो एक राउंड में पूरे, चाहे वो बस्तर का सुकमा हो, चाहे सरगुजा का बलरामपुर हो, जसपुर हो, चाहे मैदानी इलाके हों, सभी जगह मैंने एक दौरा किया। और दौरे के बाद समझ में आया कि एक बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य विभाग में काम करना। चुनौती को मैंने स्वीकार भी किया। और उस समय मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें कहा कहीं बहुत दूर की बात नहीं है। आज से 2 साल पहले वहां 700 बेड भरते नहीं थे। और आप लोग ही पिछले 6-8 महीना पहले दिखाए थे कि मरीज जो है जमीन पर जो है गद्दे में लेटकर इलाज करा रहे हैं। तो अगर जमीन पर लेटकर इलाज कर रहे हैं मतलब बेड फुल हो गया। तो अभी जो आईपीडी है 1200 से 1400 के बीच रहती है। तो मान लीजिए कि हम इन 20 महीने में डबल कर दिए। और ऐसा ही नहीं कि अब वो बेड में सो रहे हैं तो उसका उपाय नहीं करें। उसके लिए फिर 700 बेड का एक नया हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया। और अब जो है 1400 लोगों की बेड क्षमता वाला हमारा मेकाहारा आने वाले समय में हो जाएगा। उसी प्रकार से बस्तर क्षेत्र में देखे क्या क्या कमी है। तो ध्यान में आया कि वहां नीचे स्तर में जब तक हम हमारा कार्यक्रम नहीं चालू होगा तो हमारा जो लाभ जो है केवल जिला मुख्यालयों से नहीं होगा। हमने सभी पीएचसी, सीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ किया, चाहे वो नारायणपुर का बुजमाड़ क्षेत्र हो या बीजापुर का जवांगा या अंदर का क्षेत्र हो या फिर हमारे बस्तर का दरभा घाटी क्षेत्र हो। सभी जगह स्ट्रेंथ किया। और यही कारण है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी जो ग्रेडिंग देने वाली एजेंसी है, जो एनक्यूएस सर्टिफिकेट जो मिलता है वो बस्तर की चिंता गुफा को मिला। तो ये प्रमाण बताता है कि जो चिंता गुफा कभी नक्सलियों का अड्डा होता था, डेरा होता था, आप सब लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं उस चिंता गुफा के बारे में, उसको अगर राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण पत्र मिल रहा है तो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं नीचे तक बढ़ी। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले दिन आपको लगा कि इतनी चुनौतियां हैं। अब भौगोलिक स्थिति देखें तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरा पहाड़ इलाका, मैदानी इलाका, और आज भी ऐसी जगह है जहां पे आवागमन की बड़ी सुविधा है। लेकिन लोगों को उम्मीद होती है कि साहब वहां पे स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। कैसे इन चीजों को पूरा करेंगे, कैसे कर रहे हैं? देखिए, एक ये बड़ी चुनौती तो आज भी है कि उन रिमोट एरिया में हमारे एम्बुलेंसेस नहीं जा पाते। अभी कुछ ही दिन पहले एक समाचार विभिन्न चैनलों में आया कि खाट में ढोकर वो पार किए, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाया वहां। अब एम्बुलेंस जहां तक जा सकता था, सड़क था, वहां तक गया। नदी में तो एम्बुलेंस पार हो नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए भी ये केवल आदिवासियों का बात करने वाली जो पहले की सरकार रही है, उन्होंने सब पहले किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होता कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रहा और एम्बुलेंस के बिना किसी का जान जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनमन योजना के तहत उन सभी रास्तों, पुल पुलियों को स्वीकृति छत्तीसगढ़ की दे दी है। और जनमन योजना के तहत पूरे देश का बजट का लगभग आधा हिस्सा इस मद का छत्तीसगढ़ में खर्च हो रहा है।
तो मुझे लगता है कि अब ये समस्या भी दूर हो जाएगी। लेकिन हम अभी यहीं रुके नहीं हैं। बस्तर, सरगुजा और जो ट्राइबल बाहुल्य जो ब्लॉक हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से दिया है। उसको हम जल्द ही अगले महीने लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उन दूरस्थ बस्तियों में जहां लोग छोटे छोटे बीमारी के लिए हॉस्पिटल आना पसंद नहीं करते, आवागमन के कम साधन, और फिर जैसे अबुझमाड़ क्षेत्र में लोग हॉस्पिटल आते ही नहीं है, बड़े हॉस्पिटल शहरों की ओर आते ही नहीं है, तो वहां पे उस गाड़ी में नर्स होगी, लैब वाले होंगे, डॉक्टर होंगे, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ होंगे, सारी दवाइयां होंगी, सारी जांच मशीनें होंगी, और उनके घर मोहल्ले तक जाके वहां कैंप लगाएंगे। और एक दिन में 8 मोहल्ला 10 मोहल्ले में वो गाड़ियां हमारी जाएंगी। ऐसे 57 गाड़ी हम लॉन्च कर रहे हैं। और बस्तर में भी मैं 4 जिले का भ्रमण में गया था, 6 जिले का, और 3 दिन पूरा वहां दौरा किया। एक चीज ध्यान में आया कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक जहां एम्बुलेंसेस नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है या वनांचल ज्यादा है, लेकिन वहां मोटरसाइकिल जा सकती है, तो बाइक एम्बुलेंस हम जल्द ही उन क्षेत्रों में प्रोवाइड कराएंगे। वैसी गाड़ियां शहरों में चलती है, नगर निगम क्षेत्र में भी देखा जाता है कि वो एक मोबाइल मेडिकल यूनिट चलता है, लेकिन उसका संचालन नगर निगम के द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपके पास है, तो थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन और थोड़ा जिम्मेदारियों का कैसे फिर निर्वहन होगा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा ये नगर निगम शहरी क्षेत्रों में जो एमएमयू चलते हैं, वो गाड़ियां श्रम विभाग के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में चलाने हेतु दिया जाता है। तो उसका संचालन पहले से ही अर्बन डिपार्टमेंट करती आई है। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास हाट बाजार क्लिनिक के लिए और अभी 100 ऐसे ही वाहन जिसमें पूरी सुविधा हो, 100 एम्बुलेंस का टेंडर हमने और किया है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए पर्याप्त हो जाएगा और आने वाले समय में हम लोगों के घरों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाएंगे। 25 साल छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना को हो गए। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का परिकल्पना आप लोगों ने किया, संभवतः जगदलपुर और बिलासपुर के उद्घाटन के लिए शायद पीएम मोदी से भी बातचीत आप लोगों की हुई थी, लेकिन वहां पे तमाम प्रयासों के बाद भी डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया उस स्तर पे, और नतीजा ये रहा कि हैदराबाद की कंपनी को देना पड़ गया जगदलपुर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कैसे सरकार के प्रति कैसे विश्वास बढ़े और सरकार को क्या बेहतर करना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा था कि हर संभाग में एक सुपर स्पेशलिटी एम्स के तर्ज पर सिम्स बनाएंगे। यहाँ डीकेएस में ही है, कुछ सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। और बिलासपुर का जो सुपर स्पेशलिटी उद्घाटन कर दी है, उसमें 6 डिपार्टमेंट चालू भी हो गए हैं। सरगुजा में टेंडर प्रक्रिया होने वाली है और बस्तर का 1 नवंबर को हम शुरुआत करेंगे। चूंकि बस्तर क्षेत्र में हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जितना आवश्यकता है उस संख्या में हमारे कई विज्ञापनों के बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाने हेतु कहीं ना कहीं हम लोगों को अड़चन आती। जैसे अब सैलरी हम सामान्य से ज्यादा दे नहीं सकते जो हमारे सैलरी पैकेट में, क्योंकि सरकार का रूल रेगुलेशन है, और उसको अगर हम ज्यादा देंगे तो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को देना पड़ेगा। तो ऐसे में उसको प्रायोगिक तौर पर पीपीपी मोड पर, जो कॉन्टिनेंटल ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है देश का, और इनके विदेशों में भी कुछ शाखाएं हैं। एक हम लोगों ने इनके हैदराबाद में बड़े हॉस्पिटल हैं, तो इनके डॉक्टरों के आने जाने में दिक्कत जाएगा नहीं, इसलिए उसको हम लोगों ने दी हैं और उससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80% जो सीटें हैं, बेड हैं, वो समान रूप से जो सरकारी हॉस्पिटल के बेड में जो रूल है कि आयुष्मान से इलाज कराना है या निःशुल्क कराना है, ऐसे हम 80% रखें और 20% जो बेड है उनके, जैसे अन्य राज्यों से कोई इलाज कराने आ गया या फिर कोई जिनके आयुष्मान नहीं है, कोई व्यक्ति संपन्न है, तो ऐसे लोगों के लिए 20% आरक्षित करते हैं। रायपुर में डीकेएस हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन वहां भी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी आउटसोर्सिंग पे चल रहा है। सरकार को, विभाग को करोड़ों रुपए भुगतान करना पड़ रहा है हर महीने, वहां पे व्यवस्था नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछली सरकार की व्यवस्था थी, आप लोग उस पर रिव्यू नहीं कर पाए, अभी तक उस पर कुछ निर्णय नहीं हुआ।
भुगतान लगातार जारी। एक्चुअल में जो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी का वर्क है, अभी तक हम लोगों ने एक तुलनात्मक अध्ययन इन बीचों में किया है, तो उसमें 2 प्रकार के हैं। चूंकि सारे जो जांच हैं वो भारत सरकार उसकी हमको जांच के पैसा देते हैं, और जांच में जो हम स्वयं से करते हैं, जो रीजेंट है, मैन पावर है, मशीन है, उसके रिनोवेशन है और तमाम चीजों हैं, उनको जब हम लागत जोड़ेंगे तो उससे कम लागत में कई राज्यों में जो CGSS रेट हैं उस रेट पर देने के बावजूद भी सरकारों को ज्यादा सुविधा और ज्यादा हो रहे हैं। तो अभी तो DKS में दिए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इसको बढ़ाकर PPP मोड पे और भी दे सकते हैं। आम जनता को इससे कोई असर नहीं पड़े। मेकाहारा की बात चल रही है, मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल को लेकर लगातार बातें आ रही है। एक बड़ी अजीब तस्वीर दिखी कि आप बैठे मंच पे, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, और हॉस्टल के नाम पे छात्रों ने नारेबाजी की। कब तक शुरू हो पाएगा वो काम? 2 साल से पेंडिंग है। ये 2 साल से नहीं और पहले से पेंडिंग है। ये पिछला कांग्रेस सरकार में सारे काम ऐसे ही रहे। ये हॉस्टल की स्वीकृति जब हमारी सरकार थी तो हमने दिया था, और इन्होंने बाद में टेंडर किया, उसको कार्य कराया। 65 करोड़ रुपए उसमें और लगना है। पिछली सरकार ने दिया नहीं। अब जब हम आए तो उसको फिर एक बार परीक्षण किए, क्योंकि पैसे एक बार दे चुके हैं, बार बार दे नहीं सकते, वित्त का मामला है। तो सारे चीज को सेटिस्फाइड करते हुए उसमें 65 करोड़ रुपए और लगना है। उसकी मंजूरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। जल्द ही उसका निर्माण का काम चालू हो जाएगा, और जब तक हम नहीं बना पाते हैं तब तक 200 बेड का किराए में हम लोगों ने बात कर लिया है। जल्द ही 1 सप्ताह में 200 बेड का हॉस्टल चलेगा, और जब ये बन जाएगा तो छात्रों को वहां सेट करें। लोगों की उम्मीदें होती है स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य मंत्री से। हर व्यक्ति चाहता है कि बेहतर उपचार हो, लेकिन अधिकांश जगह देखा जा रहा है कि रेफरल सेंटर के रूप में PSC, CSC या जिला अस्पताल काम कर रहे कि सबको रेफर कर दो। कैसे इससे लोगों को सुविधाएं मिलेगी उनके अपने स्तर पे? देखिए, एक दौर था रेफरल का। जब मैं बना तो उस समय भी ये सारी बातें आती थी। आज आप पता कर लीजिए, कोई भी DH ऐसा नहीं है जहां डिलीवरी नहीं होता हो, सर्जरी नहीं होता हो। हमने धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल में खड़ा किया। उससे नीचे फिर जो प्रमुख जगह हैं CHC, उनमें भी डिलीवरी के लिए जो OT है, सर्जरी है और अन्य विभागों हैं, उनको भी सुदृढ़ कर रहे हैं। और हम एक आउटस्टैंडिंग एक रूल निकाल भी दिए हैं कि अगर कोई रेफर करेगा तो उसका कारण बताना पड़ेगा, और हर शख्स जितना प्रयास हो सकता है वो उसी स्तर में उसका इलाज किया जाए जिस स्तर का वो रहने वाला है या जिस स्तर का बीमारी है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर हम देखें तो लगातार सुविधाओं का स्वरूप भी बदल रहा है। लोग पहले ठीक होने के लिए इलाज कराते थे, आज अपने वेलनेस के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग का जो इलाज का हमारा सिस्टम है वो रेफरल न रहे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और पहले से अभी बहुत अच्छा बेहतर हुआ है। हम ग्रीन तो नहीं कह सकते, पर येलो जोन में आ चुके हैं। पहले रेड जोन में थे। हम इतना प्रयास किए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन जोन में चले जाएं। स्वास्थ्य विभाग लगातार बदनाम रहा पिछले कुछ सालों में। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, आप लोगों ने आंदोलन भी किया उस बात को लेकर बतौर विपक्ष की आखिरकार व्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है। आप जब सरकार पे, आपको जब जिम्मेदारी मिली तो आपने अमानक दवा, नकली दवा, तमाम चीजों को लेकर जांच का भी आपने बात किया कि जांच भी कराएंगे, लेकिन ईडी की एंट्री हो गई, ईडी को आना पड़ गया प्रदेश में। जब भ्रष्टाचार बड़ा हो और विशेष रूप से स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर भ्रष्टाचार हो तो ईडी को आना भी चाहिए, और ईडी आए हैं। आवश्यकता पड़ेगी CBI भी आएगी, CBI भी आए। लेकिन जैसे ही ये रीजेंट घोटाले की बातचीत चली, हम लोगों ने सारा चीज को जांच कराया। जब लगा जांच करने वालों में ही उसी स्तर के लोग शामिल हैं तो रिपोर्ट सही आएगी नहीं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि EOW से जांच कराएंगे। और जांच होने के बाद आप देखेंगे कि सप्लायर का 400 करोड़ रुपए रोका गया, उसको जेल भेजा गया। हमारे आधा दर्जन अधिकारी जेल में अभी भी हैं, और पूरी सर्जरी करके CGMSC को एक नए सिरे से खड़ा करने का हम जो काम है उसको कर रहे हैं। अभी भी 2023 बैच के कुछ दवाइयां हैं, कुछ 24-25 के भी हैं जो नकली, तो हम नहीं कहेंगे, अमानक कह सकते हैं। अमानक जो गुणवत्ता का होना चाहिए, उस गुणवत्ता की दवाई जरा सा भी हमको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम उस
बैच को रोक रहे हैं, उसकी जांच हम अपने लैब में करा रहे हैं, इसके अलावा सेंट्रल लैब में भी भेज रहे हैं। और ऐसे में हम कई कंपनियों के ऊपर ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई कर रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी कार्रवाई पिछले सरकार में कभी भी हुआ होगा। यदि इस प्रकार की अवेयरनेस से काम करते, इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने का काम करते, खुद भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होते, तो मुझे लगता है कि आज इतनी मेहनत नहीं करना पड़ता। हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता की दवाई और चिकित्सा सुविधा लोगों को मिले। आपके नाम से लगातार चर्चाएं होती है, लगातार कहा जाता है कि साहब बहुत बदनाम विभाग है, मंत्री जी ठीक काम नहीं कर रहे। या वास्तविक है या कुछ इसके पीछे की अफवाहें या साजिशें हैं? जो जिंदा है उसी की निंदा होती है, और जब निंदा करने वाले को सही चीज पता चलता है तो शर्मिंदा होता है। तो हम तो अपने चाल पर चलने वाले व्यक्ति हैं, हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। और हम अपनी गति जो है चरैवेती के रूप में, जितने भी लोगों ने सोशल मीडिया में ब्लेम करने का प्रयास किया, माउथ कैंपेनिंग पर करने का प्रयास किया, हमारी गति और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। और आज मुझे लगता है कि जो निंदा करने वाले लोग थे उनको अब शर्मिंदगी भी हो रही है, क्योंकि हम स्वास्थ्य में उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं जिस लक्ष्य को छत्तीसगढ़ की जनता देखना चाहती है, और उस कसौटी पर हम खरा उतर। राजनीतिक तौर पे लोग आपको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या, पचा नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए, राजनीति का स्वरूप ही, आप ईसा से 2000 साल पहले भी जाएंगे, जब वो छोटे छोटे कबीलों से राजनीति चालू हुई थी, कबीलों के सरदार होते थे, उस समय भी कबीला में भी वर्ग संघर्ष होता था और दूसरे कबीले के बीच भी संघर्ष होता था। फिर जो राजतंत्र आया, राजतंत्र के बाद मुगलों का आया, फिर अंग्रेजों का आया, फिर डेमोक्रेसी आई, इन सारे का स्वरूप देखेंगे तो लगभग एक सा है। तो चूंकि राजनीति एक किसी भी व्यक्ति का लगता है कि अंतिम सोपान होता है प्राप्त करने का, राजनीति में आकर शीर्ष पदों पर जाने का, तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिस्पर्धाएं हैं वो होती हैं। और कभी कभी प्रतिस्पर्धाएं जो हैं बड़े सकारात्मक होते हैं और कभी कभी नकारात्मक भी होते हैं। तो मैं निसंदेह कह सकता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो हो भी सकता है, क्योंकि राजनीति का स्वरूप है। और लोग तो कहते हैं, उनका काम है कहना, सुनना हमारा काम है, और सुनकर जो अच्छी चीज है उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो अच्छी चीज नहीं है उसको रिमूव करना है। ये हम लोग बचपन से सीखे हैं, वैसा हम करते हैं। राजनीति में सत्ता और संगठन, आपने दोनों की बड़ी जिम्मेदारियां निभाई है, ज्यादा आनंद किसमें आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाला है उसको ज्यादा आनंद तो संगठन में ही आता है, कोई भी हो। क्योंकि संगठन भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा है कि जो देव दुर्लभ शब्द का उपयोग होता है, वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में होती है। यहाँ हर कार्यकर्ता का बड़ा बराबर सम्मान है, परिवार भाव से काम होता है, राष्ट्र के विकास को लेकर काम होता है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम होता है। और ऐसा लगता है कि हम कोई पुनीत कार्य में सहभागी हैं, और एक यज्ञ में जिस प्रकार जब आहुति डालने के बाद लोगों को संतुष्टि होता है, वही संतुष्टि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करके होती है। और संगठन के अलावा अब ऐसा नहीं कि सत्ता में काम करने में आनंद नहीं आता है, इसका भी एक अलग आनंद है, इसका भी अलग भाव है, इसका भी एक अलग सेवा है, अलग इसमें काम करने का तरीका है। ये सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की जो डिक्शनरी है उसमें एक सेवा का माध्यम है। और दुर्भाग्य से देश में आपने पहले भी देखा होगा, लोग सत्ता को मेवा का साधन बना लिए। इसलिए जो है कहीं ना कहीं आज हम जो है बहुत विश्व की तुलना में पीछे हैं, लेकिन 2014 के बाद से स्थितियां बदली हैं और हम 11वें स्थान से 4थे में पहुंचे हैं, तीसरी की ओर अग्रसर हैं। भारत एक आत्मनिर्भर बना है। तो इस बात की खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति इस देश की बागडोर संभाले, और जो नवोदित छत्तीसगढ़ है इसके विकास में कहीं न कहीं
भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो 15 साल का कालखंड था वो माइलस्टोन रहा। पिछले 20 महीने में भी प्रदेश में ये छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए काम हुआ है। इसलिए सत्ता में भी एक काम करके एक अलग सुख की अनुभूति भी होती है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि साहब वोट चोरी करके आप लोग सत्ता में आए, देश से लेके प्रदेशों में वो कुछ आंकड़े भी बताते हैं, कुछ दस्तावेज भी दिखाते हैं, क्या कहेंगे इसमें? कांग्रेस झूठा नैरेटिव सेट करने में उनको वो एक्सपर्ट हो गए हैं और कांग्रेस जो है सत्ता के लोलुपता में उनको ये मतलब नहीं है कि देश का मान बढ़े या मान घटे, देश का संविधान का मान सम्मान बचे या ना बचे, देश के संवैधानिक संस्थाओं का मान सम्मान बचे ना बचे, जो भी हो उनको गद्दी पर बैठना है। इस भाव को लेकर वो काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे कांग्रेस के ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब एक समय तो बोले कि ईवीएम पूरा सेट होता है, ईवीएम पूरा सेट होता है, निर्जीव ईवीएम को कई चुनाव में दोष दिए, समझ में आ गया कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं हो, पर्ची भी निकलने लगा, डबल टेली होने लगा, 10% गिनती में उसका यूज होने लगा, तो अब ईवीएम को छोड़ दिए। अब बोलते हैं वोट चोरी हो गया। तो वोट चोरी कैसे हुआ? तो बोलते हैं एक व्यक्ति 3 जगह 5 जगह वोट दे दिया। ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन क्या पोलिंग बूथ में उनके पोलिंग एजेंट नहीं बैठते? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जहां तक मुझे मालूम है कि एक पोलिंग बूथ में 3 एजेंट कांग्रेस भी बैठाती है, भाजपा भी बैठाती है, 2 अल्टरनेट आते जाते हैं, एक बाहर रहता है। तो क्या संभव है कि दूसरे जगह के व्यक्ति जिसको गांव के लोग पहचानते ना हो, जहां पे एक नहीं कई एजेंट बैठते हैं, सभी पार्टियों के बैठते, 4-5 की संख्या में एक एक स्थान पर बैठते हैं, 10-10 12 एजेंट होते हैं, क्या ये संभव है कि कोई फर्जी व्यक्ति वहां वोट डाल ले? यदि मान लीजिए डाला, वोट की चोरी हो गई, तो क्या चोरी में वो कांग्रेस के उनके एजेंट भी शामिल हैं? क्या कांग्रेस कहना चाहती है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं देश भर में, जो 3-3 4-4 हर पोलिंग बूथ में हर चुनाव में काम किए, ऐसे लाखों एजेंट उनके चोरी में शामिल हैं? क्या कांग्रेस उनको चोर कहना चाहती है? मैं यही पूछना चाहता हूं कि भाई आखिरकार में जो चीज संभव नहीं है उसका झूठा नैरेटिव सेट करके मुझे नहीं लगता कि देश के लोकतंत्र को, देश के संवैधानिक संस्था जो इलेक्शन आयोग है, इसको बदनाम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस दावा कर रही है कि सबसे मजबूत विपक्ष हम हैं, सदन से लेकर सड़क तक। कैसे देखते हैं और कहां देखते हैं आप कांग्रेस को? उनकी मजबूती इसी से दिखती है कि वो पिछले 2 साल से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। उनके नेताओं का न तो कोई सुर है न ताल है। कोई बोलता है कार्यकर्ता चमचा है, कोई बोलता है कि हम चमचे हैं पार्टी के, कोई सांप हैं बिच्छू हैं कार्यकर्ताओं को बोलते हैं, तो कोई अभी अमरजीत भगत जी बिलासपुर में बोल रहे थे उनकी माइक ही लूट लिया गया। तो ये आपस में द्वंद, घमासान, ये आपस के लिए अच्छे मजबूत हैं, आपस में लड़ रहे हैं। एक ट्रायंगल जैसा मैंने बताया था ना, एक तरफ भूपेश जी, एक तरफ दीपक जी, एक तरफ महंत जी, ये ट्रायंगल बने हैं। और ट्रायंगल में जो फंसा, चाहे वो बरमूडा का ट्रायंगल हो या कहीं वहां से जहाज आज तक सही सलामत नहीं निकला, उसका पता ही नहीं चला। और इस ट्रायंगल में जो भी फंसेगा उसका डूबना तय है। और मुझे लगता है कि इससे कमजोर विपक्ष आज तक नहीं हुआ होगा और केवल ये लोग आपस में अपना संघर्ष में लगे हैं। लेकिन जनता ने 35 सीटों के साथ विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदारी दी, इसी प्रदेश की जनता ने। ये कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं कि हमको 35 सीट जनता ने दी, तो इसको क्यों नहीं देखते हैं कि जनता ने तो उनको 72 सीटें भी दिया था, वो 36 भी नहीं बचा पाया आधा। ऐसा क्या हो गया कि 68 तो शुरू में था, बाद में इनके 72 हो गए उपचुनाव और इधर उधर करके। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ की जनता इनको 35 में समेट दी और ये 35 में ही अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा रहे हैं। जनता ने इनको सबक फिर लोकसभा में भी सिखाया, इनको 1 सीट में समेट दिया 11 में, फिर नगरीय निकाय में 0 कर दिया, जिला पंचायत में ये शायद 1 सीट ही इनके गठबंधन के बन पाए, बाकी सारी जिला पंचायत में हम बनाए। 80% से ऊपर हमारे जनपद में हम जीते, 80% से ऊपर जिला पंचायत की सीटें जीते, ग्राम पंचायतों में 75% हमारे सरपंच जीते। तो आज क्या बात है कि प्रदेश में पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक कांग्रेस समाप्त हो रही है।
ये कारण वही है कि झूठा नैरेटिव सेट करते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल इनको सत्ता चाहिए। एक सवाल छूट रहा था मेरा, ले लेता हूँ। एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पे हैं, मितानिनों का भी साथ उनको मिला, लेकिन आप लोगों ने उस पर पटाक्षेप करके वो हड़ताल से वापस आ गए। एनएचएम का हड़ताल लगातार जारी है, क्या कुछ निर्णय लेने जा रहे हैं आप लोग और देरी क्यों हो रही है? देखिए, हम तो हड़ताल चालू होने से पहले जो चीज इनकी 4 मांग को मान चुके हैं, जो हम कर सकते थे। 3 मांगों पर हमने कमेटी बना दिया है और 3 ऐसे मांग है जो केंद्र सरकार स्तर के हैं, जिसको हम लोग प्रपोजल बनाकर भेजेंगे। आज भी हम उस पर कायम हैं। ये 27% वेतन वृद्धि की मांग किए थे, उसमें 22% हम दे चुके थे, 5% बचा था, वो दे रहे हैं। 30 दिन का ये अवकाश की बातचीत किए थे, उसमें कि सवेतनिक अवकाश हो, हमने उसको भी कर दिया। इनकी जो मूल्यांकन होता है उसको इन्होंने कहा कि भाई हमको एक अपील का मौका रहना चाहिए, नहीं तो कल को कोई सेवा से निकलता है तो अपील करने का अधिकार दिया जाए, हम उसको भी कर दिए। कैशलेस इलाज के लिए इन्होंने मांग किया था, 5 लाख तक का हम कैशलेस इलाज की सुविधा भी इनका स्वीकार कर लिए। 3 जो मांगे थे, स्थानांतरण नीति, अनुकंपा नियुक्ति और पे ग्रेड निर्धारण, इन तीनों मांगों के लिए हम 6 सदस्यीय कमेटी बना दी है। उसको टाइम लिमिट में अंडर 3 मंथ्स उसकी रिपोर्ट मंगाएंगे और जो भी अन्य राज्यों में या भारत सरकार से समन्वय करके जो अन्य राज्यों में लागू हुआ है उसके अनुसार हम करने के लिए इनको आश्वस्त किए हैं। उसके साथ ही हम लोग जो इनके नियमितीकरण, संविलियन, ये सारे विषय हैं, इनको भारत सरकार को भेजेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब हड़ताल का कोई औचित्य है। इनसे कल भी बात हुआ था, आज बातचीत हुई थी कि हड़ताल समाप्त करेंगे और करना चाहिए। देश की, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं और आगे फिर हम लोग बातचीत करके इनके हित में जो भी होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ राजनीतिक साजिश तो नहीं है हड़तालों को लेकर, आपको ऐसा लगता है? देखिए, अब लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, रखना भी चाहिए। ये तो मैं स्वस्थ नहीं कह सकता कि राजनीतिक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, परंतु देर सवेर इस बात का खुलासा हो जाएगा। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बेहद शुक्रिया। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।